एक भक्ति भरा गीत है, मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल, ओ अपने भगतां दी झोलियां भर दे। दीन दयाल दीन दयाल, कट दे तू दुख भुख ते परेशानियां, पल पल करदा रही दाता मेहरबानियां। कट दे तू दुख भुख अते परेशानियां, पल पल करदा रही दाता मेहरबानियां। ओ अपने भगतां दी झोलियां भर दे। दीन दयाल दीन दयाल, मेरा इस दुनिया ते कौन तेरे बाज है। तेरे हाथ डोर मेरी तेरे हाथ लाज है। मेरा इस दुनिया ते कौन तेरे बाज है। तेरे हाथ डोर मेरी तेरे हाथ लाज है। ओ अपने भगतां दी झोलियां भर दे। दीन दयाल दीन दयाल, सानू मेहरबान पहला सब्र संतोष दे, फिर बख्श दे तू सुख लोक पर लोक दे। सानू मेहरबान पहला सब्र संतोष दे, फिर बख्श दे तू सुख लोक पर लोक दे। ओ अपने भगतां दी झोलियां भर दे। दीन दयाल दीन दयाल, असी नहीं कहंदे दाता सानू कुछ लोड़ नहीं, जो भी देना दे दे दाता तेनू कोई थोड़ नहीं। असी नहीं कहंदे दाता सानू कोई लोड़ नहीं, जो भी देना दे दे दाता तेनू कोई थोड़ नहीं। ओ अपने भगतां दी झोलियां भर दे। दीन दयाल दीन दयाल, सेवक ऐसा मरदान भी दे दे, खुशियां दे नाल अपना ध्यान भी दे दे। सेवक ऐसा मरदान भी दे दे, खुशियां दे नाल अपना ध्यान भी दे दे। ओ अपने भगतां दी झोलियां भर दे। दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल।
नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़े दिनों के बाद, एक अंतराल के बाद आपसे मुलाकात कर पा रहा हूँ। कुछ पारिवारिक और कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी रही कि आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया, लेकिन जब मुझे आर.के. चिलाना जी का रेफरेंस मिला और जब उनसे मैं मिला तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और आज आपको उनके समक्ष रूबरू करा रहा हूँ, जो मेरा भी सौभाग्य है और इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का भी सौभाग्य है। आपको पूछे जी, ये आत्म प्रशंसा है सामने वाले की या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? ये एक्चुअल में इसके पीछे एक गहरा राज भी है और एक सच्चाई भी है। वो सच्चाई ये है कि जो आदमी आत्मिक रूप से संतुष्ट है और जो दुनिया में हर जगह खुशी, सौहार्द, प्रेम, मित्रता, अपनापन जैसे गुणों को राह चलते बांटता जा रहा हो और नाचते हुए बांटता जा रहा हो, हंसते गाते हुए बांटता जा रहा हो, भले वो टाई कोट में या तमाम तरह की जो उसकी प्रोफेशनली जो उसके जीवन की जो उसके वृत्तांत से जुड़ी हुई जो भी जीवन शैली है उसको लेकर चल रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल जो उसकी आत्मा का जो स्वरूप है वो इतना अंदर से प्रफुल्लित है, इतना आनंदमयी है कि इसको देखने मात्र से आदमी खुद को रोक नहीं पाया। और इसलिए आज मैं उनको आपके साथ रूबरू करा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं उनके चिंतन को आप तक पहुँचा सकूँ। नमस्कार चिलाना जी। नमस्कार जी। चिलाना जी, आपके बारे में बहुत लंबे समय से एक विचार आया कि भाई आर.के. चिलाना एक शख्सियत है शहर के अंदर और वो वेरियस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने अपना चिंतन किया और उस पर अपना मेहनत करके लोगों को अपना परिचय देने का प्रयास किया, जिसमें समाज और व्यवसाय और राजनीति और तमाम तरह के और भी बहुत सारे आयाम हैं, जिसमें आप लोगों ने अपने समय में, अपने समयकालीन स्थितियों में, परिस्थितियों में अपना परिचय बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास किया। आपका जो रुचिकर विषय है वो क्या है? मेरा जो मेन रुचि है इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करना, हारमोनियस इंडस्ट्रियल इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, लेबर को सपोर्ट करना और मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में ब्रिज का काम करना। ये मेरा एक मोटो है लाइफ का। दूसरा आध्यात्मिकता। मैं संत निरंकारी मिशन का छोटा सा संत हूँ। 1969 में मैंने ज्ञान लिया और लगातार आज 54 इयर्स हो गए हैं। मेरी 69 इयर्स एज है और 54 ईयर्स से मैं आध्यात्मिकता को अध्ययन करता हूँ, उसको मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ उस पर, और उसको लाइफ में मैंने एक अमली जामा पहनाया, उसका आत्मसात करने का प्रयास किया। यस दोस्तों, अभी आपने जैसे सुना कि निरंकारी मिशन जैसे एक आध्यात्मिक बहुत बड़े जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए संत हैं, उस परिवार से, उस संगठन से, उस समाज से अपने आप को लंबे बरसों तक जोड़े रखना, ये आस्था और श्रद्धा का विषय है। इसके अलावा बात करते हैं व्यवसाय की। अगर आपने बात करी तो अभी आपने बताया कि हार्मोनी एक वर्ड आपने यूज़ किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी बोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी शायद। औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक संबंध, औद्योगिक क्षेत्र में जो इसको आप हार्मोनी बोल रहे हो, उसको आप कैसे जस्टिफाई करा आपने अपने जीवन में? मैंने 36 इयर्स कॉर्पोरेट में काम किया है। मैंने 1 सितंबर 1975 से अपना जीवन शुरू किया। मेरे दिल में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था गवर्नमेंट कॉलेज जींद से, तभी से मेरे को ऐसा लोगों से मिलने का मौका मिला जो बहुत गरीब तबके से लोग हैं। उनकी 100 रुपया महीना इनकम होती थी जी, और 2-2, 3-3 बच्चे होते थे। मैंने ये सोचा था कि मैं 2 तरफ जाऊंगा, एक तो या तो मैं पुलिस अधिकारी बनूंगा। ग्रेट। उसके लिए मैं जींद में जब मैंने ग्रेजुएशन किया 74 में, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर मैंने एडमिशन लिया और मेरे कहीं ना कहीं मन में ये बात थी, गवर्नमेंट या मैं मज़दूरों के हित के लिए कोई ना कोई कंपनी ज्वाइन करूँगा जिसमें मैं उनके लिए कुछ अच्छा काम कर पाऊँ। क्या बात है। पुलिस अधिकारी वाली पोस्ट नहीं मिल पाई, मैंने ट्राई की बट हरियाणा में थोड़ी दिक्कत थी, नहीं मिल पाई। तो मैंने रौनक ग्रुप की कंपनी यूनिवर्सल स्टील एंड अलाइज लिमिटेड से पर्सनल डिपार्टमेंट में एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया जी, और मैं असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल के पद से मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की और फाइनली आई ज्वाइंड स्कॉट्स लिमिटेड एंड रिटायर्ड एज ए कॉर्पोरेट हेड इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात कहते हुए कि मैंने
मैंने स्ट्राइक भी हैंडल की, मैंने घेराव हैंडल किए, मैंने कि धरनाज हैंडल किए, गेट मीटिंग्स हैंडल की। बट मैंने तीनों ही जो अंग होते हैं इसके, एक तो मैनेजमेंट होती है, एक यूनियन होती है, एक होती है वर्क फोर्स। जब मैंने ज्वाइन किया तो उस समय एस्कॉर्ट्स में 24,500 लोग काम करते थे, जिसमें 75% वर्कर्स थे, लगभग 18,000, और बाकी थी मैनेजमेंट का पार्ट। तो मैंने एक प्लांट देखा, फिर 2 देखे, फिर 3 देखा, 4 देखे, फिर 8 प्लांटों का मैं हेड बन गया। और मुझे 6 लॉन्ग टर्म सेटलमेंट साइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत नज़दीकी से वर्कर्स की प्रॉब्लम को मैंने देखा और उसको टॉप मैनेजमेंट, जैसे मिस्टर राजन नंदा, मिस्टर निखिल नंदा एम्प्लॉयर थे हमारे, या हमारे बीच में जो एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टर हैं, कॉर्पोरेट हेड्स होते थे, उनके माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग हेड होते थे, मिलकर जी मैंने अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित किए। बहुत सुंदर। और मैं क्या बताऊं कि जो उनका हक था ना वर्कर्स का, मैंने उनको लेकर दिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज के एक ऐसा मौका जीवन में मिला कि एम्प्लॉई सन्स को मैंने नौकरी लगवाया। अराउंड 600 एम्प्लॉई सन्स को एक ही पॉलिसी से, वो मैंने पॉलिसी बनाई थी, मिस्टर राजानंदा ने उसको अप्रूव किया था। काफ़ी मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद कि हर साल 300 लोग रिटायर होते हैं, कहाँ से स्किल आएगी, 92 के बाद में भर्ती बंद है। जी। तो बहुत दिन वेट करने के बाद में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अपने जितने भी सीनियर्स से उनसे बातचीत की, जो मेरे कुलीग्स थे उनसे बातचीत करने के बाद में मैं उस पॉलिसी को उस कंपनी में लागू कर पाया। 600 एम्प्लॉई सन्स लगाना एक अपने आप में मेरे को इतनी आत्मिक शांति हुई है कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी। दोस्तों, जब ये बोल रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि अगला प्रश्न किस विषय पर करूं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जब हम किसी विषय की चर्चा पर चर्चा करते हैं तो उनके अंदर छुपे हुए भाव और उसके अंदर छुपे हुए राज और उनके छुपे हुए विचार ऐसे होते हैं कि किस शब्द से किस विचार को किस प्रश्न के साथ जोड़ के उस वार्ता को आगे बढ़ाया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से चलाना जी ने अपनी औद्योगिक यात्रा के बारे में हमें बताया, कहते हैं कि एक ही पल में एक व्यक्ति ने 2 पीढ़ियों को अपने तरीके से बेस्ट देने का प्रयास किया और उसमें अपना जीवन लगा दिया पूरा। ये इसका अब तक का सार है जो मैं साक्षात्कार देख पा रहा हूँ कि भाई 600 लोगों को तो दिया ही दिया मान सम्मान उनका, जो भी उनका बनता था। और जिन औद्योगिक नगरी, क्योंकि फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है और विश्व प्रसिद्ध एक नगरी है और सोने की चिड़िया के रूप में भी इसको एक पहचान मिली थी एक समय में औद्योगिक नगरी के तौर पर। तो उसमें आने वाली सेकंड पीढ़ी को भी 300 लोगों, तकरीबन 600 उन परिवारों के युवाओं को भी रोजगार दे देना, ये और उनकी जो आप बता रहे हो कि जो कंपनी के जो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी तकरीबन रही है जिसको आप लुक आफ्टर करते रहे हैं? मैं 12,000 लोगों को। कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटर लिस्ट अगर देखी जाए तकरीबन 15-20, 15-20 से ज़्यादा नहीं हो पाती अगर बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी ना हो। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर ही एक मतलब कि जिम्मेवारी, जैसे कहते हैं ना कि कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी ऐसा कोई नुमाइंदगी करने वाला कोई व्यक्तित्व हो, तो वो इतने बड़े एम्पायर 10 लोग हैं जी, ये जो 600 है ना, इनके एक के पीछे 10, बताओ 60,000 पीपल का मैंने ध्यान रखने का प्रयास किया। वो मैं अपनी ड्यूटी समझता था, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया है। देखिए, ये दायित्व का बोध है जिस आदमी ने ये मान लिया, क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, आत्मा उतनी प्योर थी, तो उसने उस अहम और वहम को आने नहीं दिया। ये बड़ा गहरा विषय है जिस पर कितनी चर्चा कर ली जाए उतना कम है। अगले विषय पर आते हैं। बस कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जिस आदमी के मन में छोटी सी उम्र में या तो पुलिस में या समाज के उस वर्ग के लिए काम करने का एक मन भाव आ गया हो और उसको उसने मुश्किल से 20 मिनट के अंदर सब कुछ कह दिया हो, तो उसके पीछे की यात्रा कितनी बड़ी रही होगी, कितने अच्छे अप डाउन देखे होंगे हो। ये अपना आप में चिंतन का विषय है, आप लोग इसको जरूर समझिएगा। चलाना साहब, आपके बारे में ये कहा जाता है कि भाई आप हर तरह के विषयों के ऊपर अपना
बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। आपका हर विषय पर रुचि रहती है। थोड़ा बहुत आपने पॉलिटिक्स में भी अपना कभी कभार मन करता है तो आप लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, विषयों को, मुद्दों को आप शेयर करते हैं समाज के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से, जैसे भी आपसे बेस्ट बन पड़ता है। ये नुमाइंदगी का जो और औद्योगिक में तो आप कर ही चुके हैं, और हाल फिलहाल में भी आप बहुत से सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। तो एक तो सामाजिक संगठनों से जिन जिन विषयों से आप जुड़े हो उनका एक अपना परिचय बताएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बात बताते हुए कि मिस्टर दैया थे लायंस क्लब में, हमारे लायंस क्लब फैजाबाद ओल्ड में, उन्होंने मुझे 1989 में मेंबर बनाया लायंस इंटरनेशनल का जी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे 40 बारी रक्तदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बात। और एक बात, मेरे बेटे ने 44 टाइम ब्लड दे दिया है। मैंने मोर देन 100 रक्तदान शिविर लगाए हैं, मैंने आंखों के ऑपरेशन कैंप लगाए हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया और करवाया है, उनको यूनिफॉर्म देना, उनको स्वेटर्स देने, उनको सुविधाएं बुक्स देनी और समय समय पे उनको सुविधाएं देनी, वो मैंने लायंस इंटरनेशनल से सीखा है। आज भी बहुत सारे ओहदों पर रहने के बाद में मैं अब प्रेसिडेंट रहा हूँ, जोन चेयरमैन रहा हूँ, रीजन चेयरमैन रहा हूँ, कैबिनेट सेक्रेटरी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट PRO रहा हूँ, और अब की बार भी मेरे को अच्छी पोस्ट मिली हुई है। उसके लिए क्या है सबसे बड़ी बात, जो मेरी नेक कमाई है, जो मेरी इनकम है, पहले सैलरी मिलती थी, अब हमारा बिजनेस है, उसमें से जो भी मेरी पर्सनल इनकम होती है मैं उसका 10% खर्च करता हूँ उस पर। ये तब से करता हूँ जब से मेरे पिताजी ने समझाया था। पहली सैलरी मेरे को एज ए ट्रेनी 250 रुपीज़ पर मंथ मिली थी, तो 25 रुपये की मैंने सेवा की थी। क्या बात। और मेरे पिताजी बीच बीच में पूछते रहते थे कि बेटा अब की बारी खर्च कर दिया, सैलरी मिली है, खर्च कर दिया, क्या किया? तो मैं उनको एक्सप्लेन करता था। वो कह रहा जीवन भर भूलना नहीं इस बात को, और मैं आज तक नहीं भूला हूँ, आज भी मैं कर रहा हूँ। व्हेन आई लेफ्ट एस्कॉर्ट्स लिमिटेड एज ए एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज रिलेशंस, माय सैलरी वाज मोर देन 5 lakhs पर मंथ। बिलीव मी, मैं तभी 50,000 रुपये से ज़्यादा पर मंथ उसको अलग कर लेता था। अगर कभी 40 हुए तो नेक्स्ट मंथ 60 हो गए हैं, बट साल का जो पैसा होता था वो मैं पैसे खर्च करता था, आज भी खर्च कर रहा हूँ। मुझे संतुष्टि मिलती है बहुत। दोस्तों, दो चीज़ बड़ी मेरे अब तक के सभी इंटरव्यूज़ में नई चीज़ देख पा रहा हूँ। तकरीबन 69 मैं 69 को 69 मतलब 70 हो गए लगभग, एक कम 70 मान लो, और लगभग बुजुर्गियत जो बोलते हैं वो 70 साल से शुरू होती है, बोल दिया जाता है। अमनून चलन की भाषा भी कहते हैं, अब बुजुर्ग हो 70 साल का वर्ड बोल दिया जाता है। इस सामने वाली शख्सियत के चेहरे की आप हंसी देखकर उनके आनंद का एहसास कर सकते हैं। ये पहला ऐसा शख्सियत के तौर पर मैं एक पर्सनालिटी से रूबरू हो रहा हूँ जिसके चेहरे के भावों में, शब्दों में ही क्या नाम है आनंद है। आप कभी ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देखिएगा कि इनके चेहरे पे जो शब्द आ रहे हैं उसके अनुसार जो भाव आ रहे हैं वो बहुत बहुत आत्मीय और बहुत नेचुरल है। इसके पीछे जो आत्मसात किया, वो जो आनंदित किया हुआ जो आत्मा का स्वरूप है ना, वो कितना आनंदित हो रहा होगा अंदर ही अंदर, ये बात कहते हुए, सुनते हुए, परिचय देते हुए अपना। और उसके पीछे कितने संस्कार और कितने व्यवहार और कितने सिद्धांतों को किन किन लोगों ने इनके साथ जोड़ा होगा उस पर भी जिक्र करते हैं। ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है आपकी और इसके ऊपर जो एक आनंद का भाव आता है और आत्मा से मैंने कई बार महसूस किया है, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? मेरे पेरेंट्स। क्या बात। देन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी, जो निरंकारी मिशन के हेड रहे हैं 36 ईयर्स। बाई चांस मैं एक बात बताना चाहता हूँ बड़ी खुशी से कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह का बर्थ 1954 में हुआ और मेरा भी 1954 में हुआ। तो 1980 में वो सतगुरु बने। लगातार मैंने 36 ईयर्स उनके साथ काम किया, उनके चरणों में बैठकर काम किया। क्या बात। और अब हमारे सतगुरु, उनकी बेटी जो सतगुरु माता जी हैं, माता सुदीक्षा जी महाराज, मैं उनका छोटा सा भगत हूँ और इनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है और इनसे ही मुझे सब कुछ मिला है। अब ये मेरे पिताजी माताजी तो संस्कार दे गए, किसी से बेईमानी नहीं करनी, गरीबों की हेल्प करनी है, अपने परिवार को जोड़ना है। और ये मेरे पिताजी ये कहते थे, ये ऐसे हाथ करते थे कि राइट और लेफ्ट वाले जो तेरे नेबरर है ना, इनका भी ध्यान रखना है। तो आपको एक बात हंसी आ जाएगी कि मेरी ना 3 माँ हैं।
एक मेरी माँ, एक मेरी वाइफ की माँ और एक मेरे बच्चों की माँ। तो ये जो है ना सतगुरु माता जी जो है ना आज की रहबर है, ये क्या सिखाती है मुझे? प्यार, नम्रता और सहनशीलता और सेवा, सिमरन, सत्संग। तो ये जब मैं इसका गहना पहना हुआ है, मैंने ऐसे लगता नहीं है कि मैंने गहना पहना हुआ है, बट अंदर से पहना हुआ है। नहीं, आपका बाहर भी लगता है जी, ये बताने की जरूरत है। बहुत से शख्सियतों से मिलना होता है, लेकिन और एक और जो मैंने सीखा है, ये मेरी आध्यात्मिकता है। मैं सत्संग करता हूँ, मैं सिमरन करता हूँ, सेवा करता हूँ, और जितनी भी मेरे से चाहे वो तन करके, मन करके, धन करके सेवा है, जो संभव है मैं सेवा करता हूँ। हमारे निरंकारी संत समागम हुआ है तो वहाँ पर मैं मशीन भेजनी है, बट मैंने हाथों से मिट्टी भी उठाई है। मैंने नहीं, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने। सबसे बड़ी बात है कि अभी मैंने 1 अक्टूबर को, मैंने नहीं, मेरे पूरे परिवार ने मेरी मदर का 100वां बर्थडे मनाया। 100 ईयर बर्थडे। क्या बात। तो वो कितने लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है? कैन यू बिलीव? 2000 सत्संग आए थे, जिसमें से 300 to 400 नॉन निरंकारी थे। 16 निरंकारी सत्संग भवन पर ये समागम हुआ, सत्संग हुआ। हमारे बहुत ज्ञानी महापुरुष पंडित इंद्रजीत शर्मा जी वहाँ पर विराजमान थे गद्दी पर, और मेरे सारे मित्र, मेरे रिश्तेदार और निरंकारी संत आए थे। उसका क्या प्रभाव पड़ा कि मुझे बहुत सारे बाद में कमेंट्स मिले, और एक ऐसा कमेंट्स, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ पे, और उन्होंने मुझे एक बात पूछी कि ये जो 1 अक्टूबर को आपने अपनी मदर का 100वां बर्थडे मनाया है, ये कैसे आपके मन में आया? तो मैंने कहा कि मैं मनाता हूँ, मेरी वाइफ मनाती है, मेरे बच्चे मनाते हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मनाते हैं, तो आज ऐसा मौका हमारी लाइफ में आने जा रहा है, मदर का 100वां बर्थडे क्यों ना मनाएं, और धूमधाम से क्यों ना मनाएं? इससे बड़ा शुभ दिन मेरे लिए जीवन में आ नहीं सकता कोई भी। और तभी करके मैंने और मेरे पूरे परिवार ने, वाइफ ने, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे रिलेटिव, सब ने धूमधाम से मिलाया संतों के पास। तो ही वॉज क्राइंग, वो रोने लगा कि हमने अपने जीवन में ये नहीं कर पाए, और पिछले 7 वर्षों से मदर हमारे पास नहीं रहती। मेरा छोटा भाई आउट ऑफ स्टेशन रहता है। मेरी मदर को 7 साल पहले खांसी हो गई थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, और मेरी वाइफ बार बार ये कहती थी कि इस बुढ़िया को दूसरे भाई के पास भेज दो, आई कैन नॉट टॉलरेट। तो मैंने भेज दिया। मैं नरक का भागी हूँ, और मुझे कहने लगे कि आप स्वर्ग के भागी हो। आपके दोस्त बोले? मेरे दोस्त ने मुझे कहा। मैंने उसको कहा कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, मुझे उंगली पकड़ के सिखाया है, और मैं उसको घर से बाहर निकाल दूं, दूसरे घर छोड़ा हूं। हाँ, ये उसका भी हक है छोटे भाई का, बट आपने ये अभी कहा कि 7 साल से आप वो नहीं आई और ना आप गए। कहते उस दिन मैंने वो पार्टिसिपेट किया संत निरंकारी भवन सेक्टर 16 में। मैंने देखा वो सब, आपकी मदर एक माइक लेके बोल रही है, यार आप सब नाच रहे हैं। तो उस दिन मेरी जान निकल गई थी। मैं अपनी मदर को लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे ब्लेसिंग्स दो कि मैं उनको ले आऊँ। क्या वो आएंगी? तो मैंने कहा अवश्य आएंगी, अगर आप अपने मदर को दंडवत प्रणाम करेंगे, आप अपनी वाइफ के साथ में, और पहले से आज से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर परमात्मा, हमारे से गलती हुई है, और ये गलती की माफ़ी हम पहले परमात्मा से मांगते हैं, फिर अपनी मदर के चरणों में जाकर मांगेंगे। मैं कहा दंडवत प्रणाम करना, वो अवश्य आपको माफ़ कर देगी, ले आना उनको। मगर वहीं उनके चरण धो के आपको, दोनों मियाँ बीवी को चरणामृत पीना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कहते हुए कि वो 1 महीने के बाद गए, सबसे माफ़ियाँ मांगी, मदर से माफ़ियाँ, भाई भाभी सबसे मांगी, या रोए खूब, और अपनी मदर को वापस ले आए हैं। क्या बात। ऐसे कई और भी साथी हैं जिन्होंने मुझे एक बात कही कि आपने अगले 7 जन्म आपके सौखे हो गए हैं। मुझे किसी का श्रेय नहीं चाहिए। ये ड्यूटी है हर इंसान की ना। अगर वो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख सकता, तो कोई भी सुख की एक्सपेक्टेशन मत करे। वो टेम्परेरी हैं सभी। आपके पास लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, अरब है, खरब है, किसी काम की नहीं है। क्या बात
तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात चर्चा करते हुए। दोस्तों, एक शहर की जानी मानी हसीयत और हस्ती जिसने बरसों इस शहर को या किसी समाज को अपनी सेवाएं देने का प्रयास किया, और वो अपने एक कम 70 की आयु में समाज को ये मैसेज देते हैं कि भाई, माँ बाप की सेवा से बड़ा कुछ नहीं, अध्यात्म की चिंतन से बड़ा कुछ नहीं, पैसा पावर गाड़ी घोड़ा लाखों अरबों कुछ नहीं। और जब तक आप अपनी आत्मा और अपने शरीर के इस संघर्ष में से निकलकर अपने परमात्मा की तरफ नहीं मुख करते, तब तक आपका जीवन सार्थकता के सह को भी नहीं लिख पाता। इतने गहरे चिंतन को कोई भी आदमी, जरूरी नहीं कि वो चोला पहने या जरूरी नहीं कि वो साधु बने, जरूरी नहीं कि वो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो दिखाई दे। एक सामने शख्सियत बैठी है, कोट पैंट टाई चश्मा बढ़िया ब्रांडेड सब कुछ, सारा बढ़िया लेविशली ऑफिस देख पा रहे हो आप, और आत्मा के चिंतन का आपने एक उदाहरण देखा है इनका। यही मैसेज मैं आप लोगों को इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से, अपने तमाम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ कि सही लोगों की शख्सियत को अनुकरण करते हुए आप अपने जीवन में अहम और वहम के बीच के इस सिस्टम को, जिसमें अहम तो आदमी को भौतिक जगत में आ जाता है और वहम आदमी को आध्यात्मिक होने पर आ जाता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, और यहाँ पे भी उसको ये रहता है, ऊपर भी वही रहता है। तो इससे जब निकलता है आदमी, तब वो थोड़ा सा 1 कदम 2 कदम अपने गुरु के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर की तरफ अपना मुंह करता है। गुरु की बात करी है तो आप अपने गुरु को जो श्रेय देना चाहते हैं, अपने निरंकारी समागम के जो मेन मठा जो उसके अध्यक्ष हैं या जो भी उनके पीठाधीश हैं। मैं मेरे माँ बाप के बाद में जो मुझे ज्ञान मिला है, मुझे सब कुछ मिल गया है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक निरंकार से क्या मतलब है? एक निरंकार से एक ही है, निराकार का एक ही रूप है वो, जिसका कोई आकार नहीं है, जो पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, जर्रे देख रहा है हमें, जर्रे जर्रे में है। इसका यही मतलब है। उस कण कण को जो हमारे गुरु, मैंने साक्षात रूप में निरंकार के ज्ञान मिला हुआ है मुझे। मैंने देखा हुआ है निरंकार को, महसूस किया है। देखा हुआ है सर, महसूस नहीं किया, मैंने देखा है, इन आंखों ने देखा है, दर्शन हुए मालिक, दर्शन हुए मुझे। जून 1969 आज तक वो मेरी मदर, मैं 15 साल का था, सत्संग पे लेके गई और महापुरुषों से ज्ञान लेके दिया। कैन यू बिलीव? आई वॉज इन निक्कर, और वो आज हूबहू वो ज्ञान मेरे अंदर है। अब वो अंदर से प्रपोषित होता है, बाहर हाँ, मुझे भय लगता है अगर मैं किसी का गलत सोचता भी हूँ, करता तो हूँ ही नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं, मुझे कोई राइट नहीं है किसी के बारे में गलत कहने का, सोचने का भी नहीं है राइट। सुना है आपने अपना देह दान और अंगदान भी करा हुआ है, इसके बारे में कुछ मैं ये कहना चाहूँगा कि अंगदान की प्रोसेस मैंने शुरू किया। आप सुन के हैरान होंगे, मेरी मदर इन लॉ भी 104 साल की एज में, क्या बात है, डेथ हुई उनकी, और वो देवी थी। जब वो अराउंड 91 ईयर्स की थी तो उनकी एक आँख की रोशनी पहले चली गई थी, सेकंड आँख की रोशनी भी ऑलमोस्ट चली गई। तो मेरी वाइफ अपनी मदर के पास 2-3 दिन के लिए रहने के लिए गई, तो उसने कहा कि शारदा, ये मेरी ना अब सेकंड आँख की भी रोशनी चली जा रही है, मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है, वॉशरूम में जाना मुश्किल हो रहा है, तो मेरा देखो। तो उन्होंने ये कहा, अपने जो बड़े उनके भाई हैं 2, उनसे बात करो, पापा जी से बात करो। कह रहे उनसे तो कई बार बात की है। उन्होंने कहा जी कैटरेक्ट का ऑपरेशन आपके दोनों हो चुके हैं, हम तो कुछ हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते कुछ, ऑल वर वेरी बिजी। तो वो आगे, तो 1 हफ्ते बाद ही उनको पता लगा मदर गिर गई है। मेड सर्वेंट कहीं गई हुई थी, तो वो वॉशरूम में जाती दफ़ा गिर गई और उसके फेस वगैरह पे चोट लग गई। हम उनको देखने गए, और देखने के बाद में माई वाइफ वाज क्राइंग टू सी हर मदर इन दैट कंडीशन। वो चोटें लगी हुई थी इधर उधर। तो माई वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ा दिया, कहा प्लीज़ डू समथिंग। देन आई सर्च आउट फ्रॉम लायंस क्लब इंटरनेशनल। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, मैं उनसे मिला, तो उसने कहा नहीं, ये आईज प्लांट हो सकती हैं, मुझे उससे पहले मालूम नहीं था। अराउंड 9-10 ईयर्स पहले की बात है। तो मैंने डिगिंग किया, आई
एक आई कैंप है, आई बैंक है, मैं उसके डायरेक्टर से मिला दिल्ली में। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने मुझे लेटर लिख के दिया था और मुझे उससे ज्ञान हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आप गुड़गांव में चले जाओ, आहूजा आई केयर, डॉक्टर आहूजा है, मैं उनसे जाके मिला और मैंने कहा जी मेरी मदर इन लॉ के दोनों आंखें चली गई हैं, तो उनके आप उनको ले आइए। मैं और मेरी वाइफ उनको, पंजाबी बाग में रहते थे, उनको अपने घर ले आए फरीदाबाद में, और मैं उनको लेके गया। उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन कर ली, वो मुझे किसी के थ्रू जानते थे। उनका वैसे तो नंबर से आएगा, बट आप इतने खुद अच्छे काम करते हैं, धार्मिक हैं, तो मैं आपकी मदर इन लॉ का जल्दी से जल्दी आई मैच करा के, उन्होंने जो भी टेस्ट करने थे करके रख लिया। और मुझे 15 दिन बाद ही फ़ोन कर दिया कि आप अपनी मदर इन लॉ को 3 घंटे में ले आइए। तो वी रश टू पंजाबी बाग और अपनी मदर इन लॉ को लेके हम गुड़गांव पहुंचे और उनको एडमिट कराया और शाम को उनकी आई प्लांट हो गई। दोनों? एक। अच्छा, एक। और कैन यू इमेजिन 48 घंटे के बाद पट्टी खुली तो उनकी आंखों में रोशनी थी। क्या बात। ऐसे ही हमने 4-5 मंथ के बाद में दूसरी आंख भी ट्रांसप्लांट करा दी, दोनों आंखों से उनकी रोशनी आ गई। अब मैंने और सर्च आउट किया तो किसी ने दान किया ना ये आंखें, तो मेरे मन में विचार आया हमने क्या किया। बहुत बढ़िया। तो मैंने वो फिर ठाना कि मैं इस पर एक सेमिनार करूंगा। मैंने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मैंने कहा लाखों लोग अंधे हो जाते हैं, लाखों लोगों की जान चली जाती है, क्यों ना हम अंगदान करें। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से रिक्वेस्ट की कि मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया अंगदान का। बहुत बढ़िया। और मैंने उस पर सेमिनार कराए 2 DAV कॉलेज में, प्रोफेसर सतीश आहूजा ने मेरी हेल्प करी और अराउंड 513 लोगों ने 2 सेमिनार्स में फॉर्म भर के दिए हुए हैं। जब भी उनकी डेथ होगी तो अंगदान करेंगे। क्या बात। अब जो अंगदान तो हमने सारे परिवार ने कर रखे हैं, मेरे बच्चों ने कर रखे हैं, मेरी बहनों ने कर रखे हैं, मेरी बेटियों ने कर रखे हैं, मेरे सन-इन-लॉज ने कर रखे हैं, मेरी माँ ने भी कर रखे हैं। अब वो क्या हुआ है कि अब हमारी आंखों से आंखें आनी चाहिए ना लोगों की। हमने तो बड़े खुश हो गए, हमने थैंक यू किया उनका, जिनकी भी वो आंखें थी। आई डोंट नो वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे। क्या बात। तो मैंने और मेरी वाइफ ने सलाह करी कि हम ना दे दान करेंगे। अब वो दे दान के फार्म हमने भर दिए हैं, वो रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुकी है। मैंने एम्स ऑप्ट किया उसमें, और मैंने बच्चों को तैयार कर लिया, अपनी वाइफ को तैयार कर लिया। मेरी डेथ के बाद से हम दोनों सोए हुए हैं, मैं मेरी वाइफ कहती है सचिन मेरा बेटा, उनको बुलाकर, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, कि बेटा पापा की मेरे को ऐसा लग रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो आए, भाग कर देखा तो डॉक्टर को बुलाया, से डॉक्टर चांदना, ही इज अवर फैमिली डॉक्टर, क्या डॉक्टर साहब देखिए, उन्होंने ही इज नो मोर, मिस्टर लाना इज नो मोर। जो सबसे पहले सचिन करेगा वो उठाएगा फ़ोन ऐसे, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे बेडरूम में लगा हुआ है, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। फ़ोन बजते ही जो वो फ़ोन है मेरा रजिस्टर्ड वहाँ से आया आवाज आ गया, माई फादर इज नो मोर, प्लीज सेंड योर व्हीकल विद द डॉक्टर टीम्स। 2 घंटे में वो आ जाएगी वैन, और मेरा बेटा तब तक अब मेरे सोसाइटीज़ के लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे लेन में, मेरे सेक्टर में इन्फॉर्म कर देगा, से अराउंड 500 पीपल विल कम, एंड वो 2-4-5 घंटे में अर्थी के रूप में मेरे को रवाना कर देंगे, मैक्सिमम अप टू फरीदाबाद ओल्ड। 2-3 गाड़ियाँ चली जाएंगी, किसी को शमशान घाट जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं वो रूम देख के आया हूँ। मैं डॉक्टर मिश्रा थे डायरेक्टर, जब मैं पहले 100 लोगों के फॉर्म लेके गया तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, आई वुड लाइक टू सी कैसे अंग आप निकालते हैं और कैसे देते हैं। कैन यू बिलीव लाखों लोग मर जाते हैं, प्लीज सी डाटा फ्रॉम दिस साइट। और उन्होंने एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई कि इनको कपड़े वपड़े जो डॉक्टर्स डालते हैं वैसे डाल के इनको ओटी दिखाइए। ओटी, मैंने ओटी देखा है खुद, मैंने लोगों के ऑपरेशन होते हुए देखे हैं, मैंने लोगों के लगते हुए देखे हैं। तो मुझे मालूम है कि मेरी बॉडी वहाँ एक टेबल पर 3 साल तक रहेगी जिंदा। मैं मरना नहीं चाहता अभी, मैं चाहता हूँ वो मरने के बाद भी मैं लोगों के काम आऊँ। तो जो MBBS के लोग हैं, MD के लोग हैं, जो सर्च करते हैं, वो मेरी बॉडी पे सर्च करेंगे ना, तो मैं जीकर भी लोगों की सेवा कर रहा हूँ और मरने के बाद भी करना चाहता हूँ। थैंक यू। दोस्तों,
मैं अक्सर अपने साक्षात्कार में ये बोल देता हूँ कि शख्सियत के अनुसार शब्द निशब्द हो जाया करते हैं। इस शख्सियत को देखने के बाद साक्षात्कार को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अपने मन के भाव नहीं है, वो उस व्यक्ति की चेतना है, वो उसका चिंतन है। और इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन क्योंकि सही आदमी की तलाश करके उसके चिंतन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वो अपना बना बनाया आपको चिंतन आपको एक झटके में दे गए। अब मैं उसमें और क्या निकाल के दूँ आपको, मुझे करना नहीं चाहिए। सागर और गागर की स्थिति आ जाती है। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि इस महापुरुष के और उस गुरु के जिनके ये शिष्य हैं, जिनके ये अनुयायी हैं, उनके लोगों के मान में मुझे कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं साधुवाद देता हूँ उनके परिवार को, इनके परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष तौर पर माता पिता को, 100 वर्ष की माता जी को जो हमारी दादी समान है, ये हमारे पिता तुल्य हैं। मेरे फादर खुद 73 साल के हैं। और उस अर्धांगिनी को जो हमारी माँ है, जो इनके साथ है, जिन्होंने अपने साथ इस बात को माना कि भाई अकेले अकेले आप पुण्य के भागी बनना चाहते हो, मुझे भी कुछ पुण्य कमा लेने दो। और साथ वो भी शरीर दान कर देती हैं, अन्न दान कर देती हैं, अपने बच्चों को भी उसके लिए प्रेरित करती हैं। इतना बड़ा मन, इतना बड़ा शरीर नहीं, कहते हैं तन बड़ा नहीं होता, मन बड़ा होता है। मन बड़ा नहीं होता, आत्मा बड़ी होती है। तो इस आदमी की आत्मा कितनी बड़ी है, इसका मन कितना बड़ा है, इसका तन बड़ा है या नहीं बड़ा, इससे तो, क्योंकि जब वो है ही नहीं इसके पास, इस शख्सियत के पास, उसने दान ही कर दिया तो वो उसका खुद का ही नहीं है, तो हमारे लिए भी किस काम का। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो वही चीज़ समाज में इनके जाने के बाद इनकी आंखें, इनके अंग, इनके शरीर के महत्वपूर्ण जो भाग हैं, वो दुनिया को चेतन करने में अपनी भूमिका निभा रहे होंगे, मल्टीपल होकर। फिर एक आर के चलाना नहीं होंगी, इनकी आंखें भी आर के चलाना होंगी, इनके गुर्दे भी आर के चलाना की तरह बोल रहे होंगे, और इनके लीवर, किडनी और हार्ट और तमाम जो भी ऑर्गन लिए जा सकते हैं वो सब आर के चलाना के भाव में। और सबसे बड़ी ख़ास बात रहेगी कि वो सभी के सब संस्कारों से भरपूर होंगे और उन गुणों के साथ होंगे जिसमें अध्यात्म का समावेश होगा, उस निरंकार का समावेश होगा, उस परमात्मा का, उसका दिव्य दृष्टि का समावेश होगा, उस माता पिता के संस्कार होंगे। इतने सारे शब्दों के साथ, इतने सारी भावनाओं के साथ, और इस साक्षात्कार को अगर मैं बहुत ज़्यादा चिंतन करने लगूं तो शायद मेरे आंखों में पानी आ जाएगा, और मैं उस भाव को लाना नहीं चाहता। क्योंकि उससे क्या होता है कि आत्मा भले रोती हो, लेकिन परमात्मा देखता है कि रो के काम मत कर, कर तो हंस के कर। इस सामने वाले के चेहरे पे इतना मर्मस्पर्शीय दृश्य है, जिसने जो अपने पुत्र से संबंधित, अपनी पत्नी से संबंधित, अपने मृत्यु से संबंधित आपके साथ शेयर कर लिया, अब कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि कहते हैं अंतमति सो गति। जिस आदमी ने आज ही अपनी गति करा ली हो, लोग गंगा के किनारे या तमाम बढ़िया पवित्र नदियों के किनारे जाकर अपना अंग दान करते हैं या तमाम प्रक्रियाएं कराते हैं, वो भी एक प्रक्रिया है। लोग ऐसा मानते हैं कि मोक्ष और मुक्ति जैसे प्रक्रियाओं का हिस्सा बन जाती है वो लोग। और लोग ऐसे भी हैं जो जिंदा जी मुक्ति और मोक्ष को पा सकते हैं। ये मुक्ति और मोक्ष को पाने, मोक्ष भले ना मिले, लेकिन मुक्ति से तो आप इस शख्सियत को देख ही पा रहे हैं कि मुक्त हो चुके हैं। किससे? अपने शरीर से। जो आदमी शरीर से मुक्त हो गया वो परमात्मा के साथ युक्त हो गया। एक बुक हाल ही में इनके बेटे ने, हमारे भाई ने लॉन्च की है और इसको विश्व रिकॉर्ड मिला है, विश्व में रिकग्निशंस मिली है, रिगार्ड मिला है, और मैं इसके लिए भी इनको साधुवाद देता हूँ। सचिन भाई हमारे बहुत होनहार युवाओं में से हैं जो बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो हाईवे टू सक्सेस जैसे विषय के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है, ये इस हाईवे के साथ उस आत्मा के हाईवे के ऊपर भी एक बुक लिखे है। मैं इस संस्कारों के साथ, इस आत्मसात करते हुए इस साक्षात्कार को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू।